पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। हालात वहां पर ठीक नहीं है और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, बांग्लादेश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। बांग्लादेश को बाकायदा पूरी तरह से सेना ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। मार्शल लॉ लागू हो गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को ये जानकारी दे दी गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन जाती है, यानी अंतरिम सरकार जब तक नहीं बन जाती है, तब तक मार्शल लॉ लागू रहेगा। सेना ने अब स्थिति को काबू करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, 4x स्पीड में काम करना शुरू कर दिया है। शेख हसीना ने रिजाइन किया, वो सेना के विमान से निकल चली और मैप ये बताता है कि वो बांग्लादेश क्रॉस करते हुए, झारखंड क्रॉस करते हुए, पटना क्रॉस करते हुए अभी ऊपर हिंदुस्तान के आकाश में है। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उनका स्टॉपेज कहां होने वाला है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में बवाल की एक स्टोरी, यानी उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और आने वाला मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आपको इस वक्त हम बताने वाले हैं। और ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, एक जो बांग्लादेश बना था, हिंदुस्तान में उसका सबसे बड़ा रोल था। और ऐसे में बांग्लादेश की हर स्थिति पर हिंदुस्तान अपनी पैनी नजर रखे हुए है। बहुत हालात वहां पर खराब है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। लंदन जा रही है शेख हसीना। अभी मैंने आपको कहा था स्टॉपेज कहां है, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लंदन जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने भी पैनी नजर रखी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि हालात बहुत चिंताजनक है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। कहां जा रही हैं, कहां जा रही हैं, ये सवाल हर तरफ से गूंज रहा था और अब उसकी जानकारी मिल गई है। वो लंदन जा सकती हैं, इनफैक्ट वो लंदन जा रही है। और वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश में मार्शल लॉ लागू हो गया है। छात्रों का भयंकर आंदोलन चल रहा था, आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था। और वो आंदोलन, ये कहा जा रहा है, उसका फेस तो जरूर बांग्लादेश के छात्र थे, लेकिन वहां की जो ऑपोजिशन में पार्टियां हैं, वहां पर जो जमात इस्लामी है, उसका बहुत बड़ा किरदार था इस आंदोलन में। और न सिर्फ वहां पर मौजूदा विपक्षी पार्टियां, बल्कि कहा जा रहा है कि बाहरी शक्तियां भी बहुत एक्टिव थी। और ऐसे में जब ये आंदोलन उग्र हुआ और जब सरकार ने इसे कंट्रोल न कर पाने की जो है हालत दिखाई, उसके बाद हुआ ये कि 100 छात्रों की मौत। और फिर छात्र अनकंट्रोल्ड तरीके से पीएम के आधिकारिक निवास में ऐसे घुसे कि वहां कोई भोजन करता हुआ पाया जा रहा है, कोई बिस्तर पर आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है, कोई मूर्तियों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसा जैसे श्रीलंका में हुआ था। दोपहर 2:30 पर यही वो टाइम था जब भारत की राजधानी दिल्ली से 1836 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ये खबर आई कि वहां सब कुछ नेस्तनाबूद हो रहा है। 15 साल से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर शेख हसीना काबिज थी। अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अचानक और ढाका छोड़कर लंदन की तरफ रवाना हो गई। अचानक ये फैसला क्यों हुआ, क्या वजह थी, ये आपके मन में भी चल रहा होगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में छात्रों के इस आंदोलन की वजह से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने आपको पहले 100 नंबर बताया था। 100 से ज्यादा छात्रों की मौत हुई और ये 300 लगभग आंकड़ा है। छात्रों के आंदोलन की मुख्य वजह 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट का एक फैसला क्या था? देश में 56% आरक्षण लागू हो गया है। छात्र इसके बाद बहुत नाराज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र शेख हसीना के इस्तीफे पर अड़ गए। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख है वकारुज़्ज़मान। तो वकारुज़्ज़मान जो है वो सामने आते हैं, देश को ये बताते हैं कि शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी है, तो जो आप चाहते थे वो हो चुका है। सेना सभी से बात कर रही है और इंटरिम गवर्नमेंट बहुत जल्दी बनाएगी। राष्ट्रपति से मिलकर इसकी घोषणा होगी। यानी अब बांग्लादेश की कमान सेना के हाथों में है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद शायद आंदोलन शांत हो जाए। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें
पीएम के यानी शेख हसीना के आधिकारिक निवास की है। तालियां बज रही है, सामने टीवी चल रहा है, लोग वहां बैठ गए हैं, जश्न मना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और ये कहीं और नहीं है, शेख हसीना के घर में है। सेना की वर्दी में एक शख्स भी आपको नजर आ रहा है, और बाकी ये लोग कौन है नहीं बता सकते क्योंकि हमें ये जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखिए वहां से जो है तस्वीरें निकाली जा रही हैं। शेख हसीना दिल्ली जो है आ रही हैं, ऐसी पहले खबर आई, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो लंदन जा रही हैं। खबर यह भी है कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी तो किस हालत में जाएंगी, कैसे जाएंगी, कौन सी डील, कौन सा करार होगा। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं, बांग्लादेश जल रहा है, और जो आज शेख हसीना के साथ हो रहा है ठीक ऐसा ही 49 साल पहले हुआ था। 15 अगस्त 1975 बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की उनके पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी। अब परिवार तो शेख हसीना भी थी, लेकिन वो और उनकी बहन शेख रेहाना, वो दोनों बच गई क्योंकि वो यहां मौजूद नहीं थी बांग्लादेश में, वो जर्मनी में थी, पश्चिमी जर्मनी। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में मार्शल लॉ जैसा अभी है वैसा लागू हो गया। जियाउर रहमान बांग्लादेश के फिर राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद शेख हसीना और उनकी बहन को बांग्लादेश आने से रोक दिया गया। तब करीब 6 साल तक शेख हसीना भारत में शरण ली थी। 1971 में बांग्लादेश की आजादी में शेख मुजीबुर रहमान की मदद भारत ने की थी। पाकिस्तान से जंग लड़ी। महज 4 साल बाद रहमान की बेटी शेख हसीना भारत की शरण में आई। शेख हसीना 17 मई 1981 के बाद अपने देश बांग्लादेश लौट पाती, वो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहल के बाद। यानी बांग्लादेश में जो आज हालात है वो पहली मर्तबा नहीं हो रहे, ये पहली बार की कहानी नहीं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का आरोप बांग्लादेश की फौज पर ही लगा। उसके बाद वहां के पहले तानाशाह जो थे जियाउर रहमान, उनकी भी हत्या 30 मई 1981 को हुई। उस हत्या का आरोप भी बांग्लादेश की फौज पर ही लगा, कुछ अधिकारियों पर उस फौज के। फिर 2018 में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन हुए हैं, और आज भी यही आलम है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अब एक्स हो गई हैं, जो कि एक्स प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को मिलने वाले 30% आरक्षण सहित 56% कोटा सिस्टम को खत्म करके आंदोलन पर काबू तो पा लिया था। लेकिन इस बार हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना की कुर्सी लेकर ही माना। और भारत के हिसाब से अगर देखें तो बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है, क्योंकि भारत के बारे में अगर आप जाने, खासकर हर तरफ की दिशा में अगर देखें, हर दिशा में जो पड़ोसी मुल्क हैं, देख लीजिए आप, अफगानिस्तान अस्थिर माहौल है, पाकिस्तान हालात खराब है, नेपाल सत्ता लगातार बदल रही है, फिर बांग्लादेश आ जाइए, अभी वहां मार्शल लॉ लागू हो गया है, नीचे श्रीलंका की तरफ आप जाइए, वहां भी हालात जो है आपने देखे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बांग्लादेश। तो हिंदुस्तान तो इन अस्थिर हालात वाले मुल्कों से इस वक्त घिरा हुआ है, स्थिति बड़ी खराब है। और अगर खासकर मैं बांग्लादेश की बात करूं, यहां पर जो अल्पसंख्यक है हिंदू 8% है। शेख हसीना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के फेवर में रहती है। खूब सारे ट्रेड जो MOUs है वो साइन हुए हैं, एजुकेशन का मामला हो, मेडिकल का मामला हो, सड़कों का मामला हो, वाटर ट्रांसपोर्ट का मामला हो, सब जगह जो है बांग्लादेश हिंदुस्तान की मदद लेता भी है और मदद करता भी है। ये सब इसलिए क्योंकि शेख हसीना इस वक्त सत्ता में हैं, मतलब थी, अब तो थी हो गई है सत्ता के लिहाज से। तो इसीलिए अभी हालात बहुत बहुत सेंसिटिव है, आप समझिए। बांग्लादेश के हालात पर ममता बनर्जी ने अपील की है, कोई भी पार्टी भड़काऊ बयान न दे, बांग्लादेश के मामले पर सरकार ही फैसला करेगी, सभी दलों से शांति बनाए रखने की बात कर रही हैं। आप मत भूलिए, वहां पर 8% हिंदू अल्पसंख्यक है, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, दंगे शुरू हो चुके हैं। और इसीलिए देखिए ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि
आप जानते हैं पश्चिम बंगाल से बिल्कुल लगता बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है वो बहुत बहुत चिंताजनक है। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज गूंज में इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कर्नल सेवानिवृत्त RSN सिंह साहब आपको नजर आ रहे हैं, सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, और विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट मैं इंतजार कर रही हूँ रक्षा विशेषज्ञ शशांक जी का, जो कि राजनयिक भी रह चुके हैं और स्थिति को हमें उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले RSN सिंह साहब, कर्नल सिंह, इस वक्त के हालात हम अपने लिहाज से देखें तो इसलिए चिंताजनक है क्योंकि शेख हसीना हमें हमेशा फेवर करती रही हैं। उनका गुस्सा वो वहां के हिंदुओं पर ना निकाले, वहां के अल्पसंख्यकों पर ना निकाले। देखिए, बहुत नज़दीकी से मेरा अनुभव रहा है बांग्लादेश के साथ, और कई बार मैं उस देश का मैंने दौरा भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो प्रजातंत्र है या जमहूरियत है, वो एक बड़ी अजीब टाइप की वहाँ पे जमहूरियत रही है। और ये आपस में दुश्मनी वाला, मतलब दोनों को, जो मैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग की बात करूं, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल उनका खात्मा चाहते थे। और वहाँ जब भी होता है, जब चुनाव हुए, जब भी हुए, तो ऑपोजिशन जो था वो अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो कभी पार्लियामेंट ही नहीं अटेंड करता था। और दोनों के साथ वही था, शेख हसीना के साथ वही था, खालिदा जिया के साथ भी वही था। उसके बाद से ये हुआ कि उन्होंने चुनाव में ही हिस्सा लेने से बंद कर दिया। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स जो है वो प्रो पाकिस्तान वर्सेस लिबरेशन, ये हमेशा इस पे पोलराइज रही है। कि सुनने वाले इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि देखिए, पाकिस्तान से तो अलग हुआ था, ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, लेकिन वो 1970 वाली इलेक्शंस में 35% से ज्यादा लोगों ने कर्नल सिंह, एक सेकंड रोक रही हूँ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। शेख हसीना ने भारत से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक सतीश के सिंह साहब यही चल रहा था कि क्या शेख हसीना यहाँ दिल्ली में आने वाली हैं, 5-5:15 बजे के आसपास उनका जो विमान जो है वो लैंड कर सकता है। लेकिन अभी सुनिए, अब तक जब मैं बात कर रही हूँ आपसे और हमारे व्यूअर्स से, शेख हसीना ने किसी तरह की कोई शरण, राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। सतीश के सिंह साहब, देखिए, हमें तो लग रहा था कि राजनीतिक शरण उनको भारत में पहले भी 6 साल रही हैं, मांगा जाना चाहिए। उनके पिता ने बांग्लादेश बनवाया, भारत का बहुत उसमें योगदान रहा है। लेकिन हाल में वो आई भी थी यहाँ पर, और विपक्ष की नेता से भी मिल के गए थे, और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल के गए थे। तो ये लग रहा था। मुद्दा ये है कि जो भारत के लिए डबल समस्या है इसमें बांग्लादेश में, एक जो उन्होंने कहा प्रो पाकिस्तान वाले एलिमेंट है, जिसको रज़कार कहा, टेररिस्ट कहा, रज़कार, वही शेख हसीना ने उनको ये बेसिकली टेररिस्ट कहा। दूसरा, मुझे लगता है बांग्लादेश में हिडन हैंड्स भी रहता है। हम चाइना वैना को, चाहे पाकिस्तान वगैरह को एकदम अलग करके नहीं देख सकते। तो भारत की वो हमदर्द रही है, भारत भी उनका एक तरह से हमदर्द रहा है। लेकिन वहाँ पर अब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनना है वो आर्मी कंट्रोल्ड होगा, ये एक बड़ी चीज़ है। और उसको कट्टरवादी फंडामेंटलिस्ट ताकतें के दम पर वो जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इसमें शेख हसीना की पार्टी या उनसे जुड़ा कोई भी नेता नहीं होगा। मुद्दा इसमें ये नहीं, देखिए हाल में क्या चुनाव हुआ था जनवरी में, 26% को 41% बताया अमेरिका और क्या कहते हैं वोट को, कि भाई 26% वोट आया था, 41 बना दिया गया। तो चुनाव को उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे ब्रिटेन के संस्थाओं ने, अमेरिका के संस्थाओं ने। और तो इससे क्या है कि वो अब वो नहीं रहेगा, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता है कि अवामी लीग रहेगी। नहीं, पर आप कह रहे थे दो समस्या है, दो समस्या। पहला तो ये है, एक समस्या ये है कि एक तो कि एंटी इंडिया फोर्सेस हावी न हो, जिसमें फौज
फौज भी है जिसमें प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है, मुझे लगता है हिडन चाइनीज भी है। दूसरी समस्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि बीएसएफ के नवनियुक्त डीजी कलकत्ता में पहुंच गए एकाएक आज। दिलजीत सिंह चौधरी नाम है उनका। तो वो आज पहुंच गए ये देखते हुए कि जो पूरा फ्लैंक है बांग्लादेश से बॉर्डर, और हमारे यहाँ समझ सकती हैं आप कि बांग्लादेश की घुसपैठ ही है। तो घुसपैठियों की समस्या से हमारी अंदरूनी राजनीति भी जूझ रही है, और अब तो घुसपैठ जाएगा, वहां पर जबरन कुछ जुल्म हुआ तो भागेंगे। ऐसे भी जो 15 साल से एक तरह से डेमोक्रेटिक डिक्टेटर थी हसीना वाजिद, तो फिर ये हो सकता है कि वो लोग जो प्रताड़ित फील करेंगे वो भारत की तरफ आएंगे। तो ये डबल समस्या, ये डबल समस्या है। हमारे साथ बाकी और मेहमान, निनाद आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से इसे समझना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो हालात है वो ठीक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में अगर 8% हिंदू परेशान इस वक्त हैं, दंगे शुरू हो गए हैं, उन पर अटैक हो रहा है, ये जो छात्र आंदोलन था, आप भी जानते हैं कि इसमें किस किस का सहयोग था, किस किस ने इसे पुश किया है, और हिंदुस्तान में फिर उसके बाद वहाँ से एक फ्लडिंग होना शुरू हो जाएगी और ये बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, अगर हिंदुस्तान की पर्सपेक्टिव से देखें तो 4 अहम मुद्दे हैं। पहली बात, हमको कभी कभी स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है कि सारे अंडे एक ही बैग में रख दिए। हमने शेख हसीना के बैग में रखे थे, जब तक चला 15 साल तक बहुत बढ़िया चला। बांग्लादेश ने हमारी मदद की, हमने बांग्लादेश को ऊपर आने में मदद की। ये अब चेंज हो सकता है। देखिए, शेख हसीना ने गलती करी थी। पार्टी सिस्टम में जरूरी होता है कि कोई पार्टी हो, पर अवामी लीग कोई पार्टी नहीं थी। वो शुरू और उसका अंत और शुरुआत दोनों शेख हसीना से होती थी। तो मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पहला पॉइंट पॉलिटिकल वैक्यूम शुरू हो गया है बांग्लादेश में, जो कई लोग एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। दूसरा पॉइंट, जो वहाँ की जो 8% हिंदू आबादी है, उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। बांग्लादेश एक वायलेंट जगह है। बांग्लादेश एक टर्न ले रहा है। जमात इस्लामी बहुत बड़ी पार्टी है वहाँ, जो इस्लामिक स्टेट की तरह सोचती है, इसलिए एक क्लियर है, इन प्रेजेंट डेंजर है। नहीं, निनाद, इसका मतलब एक चीज मुझे समझाइए। दो छोर हमें दिखते थे बांग्लादेश में। एक तो शेख हसीना जो कि प्रो हिंदुस्तान है, प्रो इंडिया है, आवामी लीग वाली, ठीक है। दूसरी तरफ खालिदा जिया जो कि प्रो पाकिस्तान है, बीएनपी, ठीक है। ये दोनों चुनाव लड़ा करती थी। अब क्या तीसरी पार्टी भी उभर रही है? क्योंकि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये तो इकलौती खालिदा जिया तो नहीं वो करेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तीसरी पार्टी क्या, कौन? हाँ, नहीं, 2 और ध्रुवीकरण है। एक तीसरी पार्टी जमात इस्लामी है, जिसको बैन कर दिया था शेख हसीना ने। देखना होगा उनका क्या पॉलिटिकल रेजोल्यूशन निकलता है। एक पावरफुल अर्ज है अपने आप को भूलने की और अपने इस्लामिक पास की तरफ जाने की। हालांकि इस्लाम एक पुअर ग्रुप था, जिसके कारण ही बांग्लादेश बना। ये मतलब, इसका मतलब वो जो कह रहे हैं ना सतीश के सिंह साहब, ये आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा बड़ा सरदर्द होगा। कर्नल सिंह, तीसरी पार्टी अगर ये जमात इस्लामी पॉलिटिकल जन्म लेने लग जाती है, पाकिस्तान का सपोर्ट यहाँ से अलग मिलेगा, तो ये तो सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा। एक और जरूरी बात ये है, इसको तीसरी पार्टी कहें या एक तरह से अदृश्य तीसरी पार्टी है, जो वहाँ पर ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जो जमायते इस्लामी है वहाँ पर, वो बिल्कुल बीएनपी का साथ है उनका। और मैं आपको बता दूं, जमायते इस्लामी वहाँ पर उनकी एक अपनी बहुत बड़ी उनकी एक इकोनॉमिक जागीर है वहाँ पर। उनके मॉल्स हैं, उनके कई ये हैं, मतलब उनकी एक फंडामेंटलिस्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ी है वहाँ पे। और जमायते इस्लामी ये ना भूलेंगे कि 71 वॉर में उन्होंने 2 ब्रिगेड मुक्ति बाहिनी के खिलाफ उन्होंने बनाया था, अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड। हाँ। जब से शेख हसीना उन पर क्रैकडाउन की है, वहां पर हालात डामाडोल हैं। ये भी न भूले कि 2009 में ही शेख हसीना पर इतना बड़ा हमला हुआ था, एक तरह से वो बच गई थी, जब बांग्लादेश राइफल्स बीडीआर का जब रिवोल्ट हुआ था। उसमें आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि 100-150 लोगों को लाइफ इम्प्रिजन में, 160 वेर हैंग, ठीक है ना। इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े पैमाने पे ये चल रहा था। और जैसा सतीश साहब ने कहा कि इसमें विदेशी, अमेरिकन, चाइनीज का बहुत बड़ा एक रोल है बांग्लादेश में। वो इसलिए है कि
चाइनीज जो है वो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर वो चाहते हैं और वो उनकी जो नजर जो है वो वहां पर जो आपके बे ऑफ बंगाल में जो पोर्ट्स हैं चिटागोंग इत्यादि सोनादिया नहीं, पर पोर्ट्स कर्नल वगैरह सिंह, हैं, अगर वहीं अगर अमेरिकन्स भी अगर मैं वहीं अमेरिकन्स भी चाहते हैं कि हाँ। वहां पर उनकी प्रेजेंस हो। अब इन दोनों ताकतों को एक साथ झेलना शेख हसीना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश इज नो लॉन्गर ए पुअर कंट्री। आपको शायद मालूम होगा कि ये सार्क कंट्रीज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बांग्लादेश का हो रहा था, मोर देन 7% ग्रोथ। तो उसमें कोई ये उसमें कहीं कमी नहीं थी। वहां पर बात मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल सही कहा कि यहाँ चाइना और अमेरिका का ये एक खेल चल रहा है और बगल में म्यांमार भी, सोरोस एंड पार्टी वहां भी गेम खेल रहा है, सोरोस एंड पार्टी यहाँ भी गेम खेल रहा है। और जब शेख हसीना ने ये बात कही थी कि यहाँ पर एक साजिश चल रही है एक बांग्लादेश में एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की, वो गलत नहीं थी, वो गलत नहीं। कर्नल सिंह, लेकिन बात ये भूमिका थी कि ये जो शेख हसीना वर्सेस खालिदा जिया ये जो पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं ना, ये समझना जरूरी था कि ये सिर्फ वहाँ की एक ये जो पॉलिटिकल अदृश्य विंग है जमात इस्लामी, सिर्फ उससे लेना देना नहीं है। इसमें अमेरिका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है। वहाँ जो एक कॉरिडोर बन रहा है उनके नज़र में ये सब है, ये दिमाग में पीछे चल रहा था। मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ पर जो इस वक्त हालात बने हैं, जो सताए हुए लोग हैं, वो फौरन हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे, है ना सर? वहाँ बाउंड्रीज पर ज़रूर बीएसएफ हमारी एक्टिव हो गई है, लेकिन हमारा क्या रोल होगा? सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है। देखिए, मैं 1 मिनट बोल लूं इस पे। हाँ। देखिए, हमारा रोल जब से पश्चिम बंगाल में ये सरकार आई है, ये एक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के ख्याल से ये बांग्लादेश के लिए सबसे हानिकारक और डीस्टेबलाइजिंग फोर्स हमारे पश्चिम बंगाल में है। ये बंगाल की सरकार, हमारे बंगाल की सरकार, क्योंकि जितने ग्लोबल जिहादीज हैं और जमायते इस्लामी के एफिलिएट्स हैं, उन सब को शेल्टर दिया है ममता बनर्जी ने। जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश का अभी पूरा गढ़ है। हाँ। हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ से जाके बंगलुरु तक वो हमले कर रहे हैं। जितने छटे हुए बदमाश थे, हाँ। जिहादी, ग्लोबल हो रीजनल हो, उन सब को ममता बनर्जी ने वहाँ पर हमारे यहाँ इनकी आमद यहाँ बढ़ जाएगी पहली। दूसरी, सतीश के सिंह साहब जो वहाँ सताए हुए हिंदू हैं, वो तो फिर देखेंगे ना इस तरफ, भारत की तरफ शरण के लिए। फिर क्या होगा, कैसे करेंगे? फैसला कर ही दिया है कि वैसे लोगों को दे दिया जाएगा सीए से। वो मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा 3 है। नहीं, पर पहले आप 3 मुद्दे दीजिएगा। सीए तो सर वो उसमें वक्त लगता है ना भाई, आप अपना एप्लीकेशन देंगे। अब ऐसी स्थिति में कहाँ तो एप्लीकेशन, आदमी जान बचाएगा कि एप्लीकेशन खोजेगा? फिर क्या देखिए, करेंगे? वो तो भारत की सरकार को करना ही पड़ेगा और इससे ममता बनर्जी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। और ममता बनर्जी का अभी बड़ा संजीदा बयान आया है। ये अपेक्षा भी यही थी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलता रहता है, लेकिन इस वक्त पूरे देश की बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो करना ही पड़ेगा। दूसरा, इन चीजों का भी आपने देखा होगा कि एक मांग हो रही थी कि बंगाल को डिवाइड कर दो। एक मांग हुई कि भाई उस इलाके में जो ये सब है, जो बॉर्डर से इलाका है और जहाँ पर घुसपैठिया, इमिग्रेंट्स या जो नाम से कह लीजिए मुसलमानों की संख्या, उसको यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग। देखिए ना, कुछ तस्वीरें आई, एक बार मैं जरा एक्सप्लेन कर मैं देना आपको चाहती हूँ बताता दर्शकों हूँ। को। ये देखिए, हेलमेट पहने हुए एक शख्स है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये चढ़ गया है किसी सरकारी जगह पर। अरे भाई, बर्तन भी ले गए प्रधानमंत्री के घर से। बर्तन सब्जी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, बर्तन सब्जी सब ले गए। जो सामान हाथ में आया वो उठाकर ले गए हैं। लेकिन इसी तरीके से ये पूरे बांग्लादेश में, कुछ और तस्वीरें प्लीज यहाँ पर बिग स्क्रीन पर दिखाइए, हम दर्शकों को दिखाते हैं कि वहाँ के हालात जो है। आप ये एक शख्स तो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो 2 पीछे आपको वहाँ नजर आ रहे हैं। कैमरा नहीं है, ये मोबाइल से ली गई तस्वीरें हैं। आप सोचिए इस वक्त किस तरीके का आलम होगा। और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, मत भूलिए कि अभी जो है वहाँ बांग्लादेश में
हालात इतने संजीदा हो गए हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो घर में रहें कि घर से बाहर निकल जाए, और भागे तो कहां भागे, किस दिशा में जाए, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। क्योंकि सेना भी अभी सिर्फ ये कह रही है कि आप अपने अपने घर पर चले जाइए। ये पीएम आवास की तस्वीरें हैं। अब ये इतना इसलिए क्योंकि मोबाइल फोन से तस्वीरें ली गई। अब ये हालत देखिए आप, ये पीएम आवास की हालत है। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से मैं कुछ टाइम पहले श्रीलंका की तस्वीरों को बयां कर रही थी, और आज ये देखिए बांग्लादेश को। ये देखिए बेड पर लेटे हुए हैं, फिर वहां फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए आप, मतलब यहाँ पूरा का पूरा देश जल रहा है, और भाई साहब यहाँ बेड पर लेटे हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तो आलम है इस वक्त। कौन है ये शख्स? इसे मालूम भी है कि ये जो इस वक्त स्थिति वहां पर पैदा हुई है बांग्लादेश में, उसका खामियाजा इनके आने वाली नस्ल को बहुत लंबे टाइम तक भुगतना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या सिक्योरिटी का आलम है, किस तरीके का माहौल है कि पीएम आवास में घुस जाते हैं आंदोलनकारी, पीएम आवास में, और पीएम को वहां से सेना के विमान में भगा दिया जाता है कि आप निकलिए, आपकी जान को खतरा है। और ये पहली दफा तो है नहीं सतीश केसिंग साहब, मतलब न जाने कितनी बार ऐसे केसेस आए। जी, मैं ये तो कहना चाह रहा था, हाँ। ये मामला उठा कहां से, इतना आग कैसे इस बांग्लादेश में लगा? ये जो आरक्षण बढ़ाया गया, वो आरक्षण किनके लिए बढ़ाया गया था कि जो आजादी के आंदोलन में, यानी 1971 में पाकिस्तान से जो आजादी थी, जिसको भारत ने समर्थन किया, हाँ। उसके लोगों को, उसके डिसेंडेंट्स को 30% रिजर्वेशन देने का, यानी उसका विरोध हो रहा है। आप समझ लीजिए कि जो कट्टरवादी ताकतें, फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, किस चीज का विरोध कर रही है कि आजादी के आंदोलन के लोगों को, हाँ। उनके बच्चों को अगर रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है, उसके नाम पर यह विरोध था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी एक जॉर्ज सोरोस का बड़ा नाम आजकल आ रहा है, जहां कहीं कुछ हो रहा है तो वो सोरोस साहब का भी नाम यहां भी उछाला गया है। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है, और इतिहास तो है, बगैर आग के तो इतिहास लगता नहीं है है ना सतीश जी। बगैर आग के तो धुआं लगता नहीं है। आग तो लगी हुई थी ना। अब देखिए सब ठीक हो जाएगा। कोई कारण सोच है सकता है ऐसा कि ऐसे जो है ये देखिए, अब ये हाल लग रहा है जैसे ये सद्दाम हुसैन हो। सद्दाम हुसैन का भी यही किया गया था। मुजीबुर रहमान साहब के स्टैचू पर लोग घूम रहे हैं, ये हालत है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है भारत के लिए। मुझे लग रहा है कि हम लोग जियाउर रहमान, क्या कहते हैं वो, जियाउर रहमान और वो इरशाद, जनरल इरशाद के जमाने में बांग्लादेश घुस रहा है, और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक पूर्व राजनयिक शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अगर मैं आपको हिंदुस्तान के नजरिए से पूछना चाहूं और समझना चाहूं, क्योंकि यहाँ अब तक मेरे 3 मेहमानों ने ये बताया कि रुबिका, हालात जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं उससे कई ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक है। नहीं, खतरनाक इसलिए हैं मैं कहूँगा क्योंकि जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो तो शेख हसीना ने ऑलरेडी उस मुद्दे को डिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने सब वो रिजर्वेशन खत्म कर दिए थे। वो तो हाई कोर्ट का फैसला था जिसकी वजह से ये हुआ, और उसका फायदा उठाकर जितनी भी विरोधी ताकतें थी, उन्होंने कोशिश करी कि किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। जो इंतजार कर रही थी चुनावों के समय से, चुनावों में हिस्सा नहीं लिया कुछ पार्टीज ने, कुछ ने जो है वो जीत नहीं पाए, तो सब ने मिलकर कहा कि अब ये मौका आ गया है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को एक तरीके से सरकार के ऊपर थोप दिया जाए कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और हम इसको जो है वो निकाल देते हैं। तो इसलिए डीप, मैं कहता हूँ काफ़ी लंबे इसमें पूरे तार इसके बंधे हुए हैं। ISI का तो सबसे कहा ही जा सकता है क्योंकि उनके पुराने संबंध हैं बांग्लादेश में, और आपने देखा होगा सन 71 के बाद से जितने भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि बंगालियों में उनका जो जेनोसाइड हो रहा था उसको पब्लिक में लाया जाए, वो नहीं हो, सबसे पहले उनको ख़त्म किया गया। चाहे वो प्रोफेसर्स थे, चाहे गांधीयंस थे, जो भी कुछ थे, सब खत्म करे गए। शेख मुजीब साहब को भी जो है सन 75 में उनको ख़त्म करा गया, परिवार के लोगों को ख़त्म करा गया। और फिर बाद में हालांकि कई सारे आर्मी जनरल्स आए पावर में, लेकिन वो उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि जो उन मेजर्स को या उनके अगेंस्ट कुछ काम कर सके जो इसमें इन्वॉल्व थे, फैमिली को असैसिनेशन करने में। तो ये मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से ISI का और पाकिस्तान का तो लंबे हाथ नहीं बांग्लादेश में,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस प्रकार से और लोग कह रहे हैं कि और भी इस तरह की ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश जो है किसी तरीके से नेशनलिस्ट पॉलिसी अपनाने की कोशिश करे। तो नेशनलिज्म जो है वो इस्लाम में माना जाता है कि या तो आर्मी रूल हो तो वो नेशनलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आर्मी को कंट्रोल करेंगे, आर्मी का हथियार बड़ी देने खबर आ गई है, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ढाका एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ढाका एयरपोर्ट से उड़ानें अब रोक दी गई है। तख्ता पलट होने के बाद ये एक बड़ी खबर है, अब वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता है। अगर ढाका एयरपोर्ट से किसी को उड़ान भरनी है तो अब ये ना के बराबर है। यात्री सारे के सारे परेशान, उनको लगा था यही मुफीद मौका है, यहां से अब निकल जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके सामने हैं जो अभी अभी हमारे पास आई है। इन तस्वीरों को जरा हम दिखा देते हैं। तस्वीरों में देखिए, अभी सतीश केसिंग साहब कह रहे थे खाना कच्ची सब्जियां उठा कर ले जा रहे थे, एक बुरके वाली महिला दिखी कुर्सी उठा कर ले जा रही है। जमाते इस्लामी ने धमकी दी है कि जहां भी शेख हसीना रुकेंगी उस आवाज को जाकर, उस दूतावास को जाकर घेर दिया जाए। जमाते इस्लामी की तरफ से अब उकसाऊ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यह जमाते इस्लामी की तरफ से कहा गया है कि जहां जिस देश में, जिस शहर में, जिस इलाके में शेख हसीना रुकती है वहां की एम्बेसी को जो है घेर लिया जाए। ये सीधी सीधी धमकी आपको नजर आ रही है। सतीश केसिंग साहब, इसी का तो डर था जिसका इशारा आपने अभी कुछ मिनट पहले किया था। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये तो वो कर नहीं पाएंगे, इतनी औकात और ताकत नहीं है जमात इस्लामी में बांग्लादेश के बाहर। तो सबसे पहले है कि हम तो ये कहेंगे कि भारत सरकार को चाहे बीएसएफ के रूप में, चाहे अपनी फौजों के रूप में भी पूरा का पूरा बांग्लादेश सीमा पर आप वहां से सारे इलाकों पर चप्पे चप्पे पर युद्ध जैसी स्थिति को समझते हुए वहां पर अपने जवान अपने तैनात कर देने चाहिए। एक दूसरा, इसमें भारत सरकार का क्या कमेंट आता है मैं उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि अगर आपके पड़ोस में इस तरह की कार्रवाई हो रही है जो मतलब कंपैरेटिवली फ्रेंडली रही है शेख हसीना बाजेद, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और पूरे दुनिया में अगर वो आपने कहा कि वो लंदन गई है, लंदन में तो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जरा ये औकात से बाहर जा रहा है जमात इस्लामी, इसमें भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। नहीं, पर सतीश जी, आपने कहा कि हिंदुस्तान का रुख, अभी सरकार मेरे ख्याल से बहुत फूक फूक कर कदम ले रही है। बिल्कुल वो करेगी, करना भी चाहिए। और ये तो वो इलाका है जहाँ पर ये जमाती इस्लामी जैसे बैठे हुए हैं जिनको बंदर के हाथ में उस तरह जैसे कहते हैं ना, इनको थोड़ी पता है। मुझे लगता है इसीलिए तो शेख हसीना इनको टेररिस्ट कर रही थी। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपसे कि श्रीलंका में तो हम सबसे बड़े मददगार थे, है ना। हिंदुस्तान हर तरीके से उनको मदद की गई कि आप कैसे सेटल हो सकते हैं, उनको लोन भी दिया गया। लेकिन ये वाली स्थिति थोड़ी डिफरेंट नहीं है। श्रीलंका वाज डिफरेंट, ये बांग्लादेश तो बिल्कुल ही अलग है सर। ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। देखिए, श्रीलंका से तो हम कभी भी निपट सकते थे, पहले भी निपटा है, लेकिन वहां पर इतना उस तरह का संघर्ष नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा आपका बॉर्डर है साहब, आप घुसपैठियों पर बांग्लादेशी, पता नहीं रोहिंग्या इधर म्यांमार, इस तरह की बात हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, ये बहुत मतलब क्या कहते हैं डोमिनेटिंग डिस्कोर्स रहता है। तो वैसी स्थिति में अगर घुसपैठियों ने पार करना चाहिए तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? मैं एक सवाल अपने बाकी सारे मेहमानों के सामने रखती हूँ। शशांक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, संक्षेप में अगर बता पाए, आपकी इस वक्त सबसे बड़ी चिंता एक पूर्व राजनयिक के हिसाब से क्या है बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए? नहीं, चिंता यही है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश होने की वजह से, और जो हम देखते हैं कि अगर 300 लोगों की मौत हुई है बांग्लादेश में, तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे भारत में जो कहेंगे कि भाई वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत बात हुई है। तो शेख हसीना जी को पूरे तरीके संभाल नहीं पाई थी। तो इसलिए ये सबसे चिंता की बात है कि भारत जो है, जो इससे निर्णय लेने चाहिए वो शायद ना ले पाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कई बार मसले इस तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं अच्छी बात ये मानूंगा कि जो पहले से बात मानी जाती थी कि भाई बंगाली तो दोनों साइड में, बंगाल के पार्टीशन के बाद भी एक ही तरह के लोग हैं, और चाहे ज्योति बासु जी रहे हों, चाहे ममता बनर्जी रही हों, सबको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ मछली का व्यापार चलते रहना चाहिए, वो आना जाना लगा रहना चाहिए। तो वो
बातचीत बनी रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है जैसे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर हुआ कि भाई वो अब जो है अलग हमको स्थिति देख के चलनी है कि उनको जो है अपना देश संभालें, हम अपना देश संभालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैं अभी बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो सीमा है सर, वो है 4096 किलोमीटर की, है ना। और उसमें अगर हम देखें तो आप आ जाइए, पश्चिम बंगाल हो जाता है 2217 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए ये स्थिति बहुत ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि कर्नल सिंह जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि मामला सिर्फ वहाँ पर जो सताए हुए हिंदू हैं उनके बांग्लादेश आने से या हिंदुस्तान आने तक नहीं सीमित हो जाता है। वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना नाम वाम बदल कर और हिंदुस्तान की ज़मीन पर आ रहे हैं। कर्नल सिंह, आप कैसे रोक पाएंगे, कैसे इस स्थिति को मैनेज कर पाएंगे? किससे, मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 कर्नल सिंह। हाँ, नहीं, मैं आपने सही कहा कि भाई ये बांग्लादेश के साथ ऑलमोस्ट 4095 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, 5 स्टेट्स को इम्पैक्ट करता है। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी अगर चिंता की मेरे लिए कोई बात है तो अगर जमायते इस्लामी वहां पर किसी तरह की उनको सफलता मिलती है अपने एजेंडा पे, तो उसका असर तो हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा। और इतना बता दूं मैं आपको कि जमायते इस्लामी इंडिया, जमायते इस्लामी पाकिस्तान या जमायते इस्लामी बांग्लादेश से कोई इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। जमायते इस्लामी आ गई है कर्नल सिंह। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का चेहरा डिसाइड हो गया है। ये नाम आपके सामने है, सलीमुल्लाह खान, आसिफ नजरुल इसका नेतृत्व करने वाले हैं। अंतरिम सरकार में जस्टिस जो कि रिटायर्ड है अब्दुल भी भूमिका निभाने वाले हैं। जनरल इकबाल करीम भी इसका हिस्सा होंगे। डॉक्टर देवप्रिय भट्टाचार्य भी अंतरिम सरकार में शामिल होने वाले हैं। ये वो सारे नाम हैं जो इस वक्त आए हैं अंतरिम सरकार को लेकर। 10 लोगों को इस वक्त चिट्ठी भेजी गई है। ये 10 लोग इंटरिम गवर्नमेंट का अभी चेहरा होंगे, यानी अभी जो सरकार है उसका नेतृत्व ये 10 चेहरे करने वाले हैं। उसमें एक नाम आपने देखा जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी जो हिंदू है, डॉक्टर देवप्रिय भट्टाचार्य का भी आ रहा है। सतीश जी, देखिए, ये तो अच्छी बात है कि एक कोई नाम दिख रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता की बात है, जो चैलेंज है, वो ये है कि ये इस सरकार की कमान किसके हाथ में होगी? जमायत इस्लामी और ये सब बीएनपी वाले, और ये जिसको रज़ाकार कहा था शेख हसीना वाजेद ने, जो प्रो पाकिस्तानी ताकतें हैं, उनकी क्या भूमिका इस नई सरकार में या अंतरिम सरकार में होगी? ये सेना का है, जश्न मना रही है, ये हवा में फायरिंग हो रही है, ये जश्न मनाने की तस्वीरें हैं सर। ये जश्न मनाने की है? हाँ। पहले मैं नहीं कह सकता भाई, इतना मालूम है कि देखिए, सेना तो डोमिनेट करती रही है बांग्लादेश में, जब तब कोई मिलिट्री डिक्टेटर हो जाता। क्योंकि सर ये कह दिया गया था कि हम किसी को शूट नहीं करेंगे। देखिए, अब यहाँ से कर्फ्यू भी हट जाएगा। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, सेना ने ही अल्टीमेटम शेख हसीना वाजेद को दे दिया कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए अंदर। इसके माने क्या है कर्नल सिंह, आप बता सकते हैं? ये जो तस्वीरें हम बता रहे हैं, सेना ने अपने गन्स को हवा में किया हुआ है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी से निपटने के लिए फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर और वो बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। ये तो कोई ऐसा लग रहा है जैसे जश्न मनाया जा रहा है। कर्नल सिंह, क्या मतलब है इसके? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो डेटर, हालांकि सेना कभी हवा में फायर नहीं करती, क्योंकि अगर सेना इज द लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन आपको बांग्लादेश सेना के बारे में हम कुछ कह दूं, क्योंकि उनका कोई खास थ्रेट परसेप्शन नहीं है। हाँ। भारत के उनके साथ म्यांमार के 28 किलोमीटर या कुछ ऐसे बॉर्डर है। इसके अलावा तो केवल वो इंडिया से घिरे हुए हैं। तो इनका शुरू से पॉलिटिक्स में तो इनका इंटरेस्ट। मैं आपको बता सकती हूँ कर्नल सिंह, क्या आप तस्वीरों को देख पा रहे हैं? नहीं? हाँ, मैं देख रहा हूँ, अच्छा, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए कि एक तरफ तो ये फायरिंग चल रही है, आपने देख लिया कि हवा की तरफ है इनकी गन। वो एक मुझे सैनिक दिखाई दे रहा है जो अपने दोनों हाथ ऐसे हवा में उठा रहा है।
जैसे किसी तरह का ऐसे जश्न मनाने की कोशिश करो, तभी हमारे पास ये जानकारी भी आई है कि ये सेना का जश्न है। अरे आरक्षण नहीं, जो हो सकता हटेगा है वो कि शायद ये भी सेना हो भी सकता है। वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है। मैं कह रहा हूँ, मैं कई दौरा मैं इनका अतिथि भी रह चुका हूँ। सेना से उनकी सेना से बड़ा ताल्लुकात रहा है। हेविली पॉलिटिसाइज्ड है पार्टी लाइन्स पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ। अब देखने वाली बात है कि जो नया डिस्पेंसेशन जो भी बनता है, ये तो जाहिर सी बात है कि या तो सेना डायरेक्टली उसको ये करेगी या इनडायरेक्टली करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं लेकिन कर्नल ये सिंह। किन बाहरी दो ताकतों सबसे से बड़े ये नेताओं की मौत हुई डिस्पेंसेशन, और उसमें नाम जो आया वो डिस्पेंसेशन बांग्लादेश की सेना का ही नाम आया, कुछ अधिकारियों का नाम आया। सतीश के सिंह, आपको क्या लगता देखिए, है? और फौजियों- एक सेकंड बस, मैं आपको बस इतना बता देना चाहती जी, हूँ। जी, जी। ये देखिए, आप ये इस शख्स को देखिए, ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये दोनों हाथ इसने से हवा में उठाए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जश्न। देखिए, जश्न क्या के कारण क्या हो सकते हैं? दो हो सकते हैं जो हम लोग दूर से कह सकते हैं। पहला कि जो आरक्षण का मसला था, हाँ। तो आरक्षण वाला उनको लग रहा है अब हट जाएगा। डिमांड यही था, हटाओ इसको, पूरी तरह से खत्म करो। तो नंबर एक। और दूसरी चीज, जब वहां पर हर पार्टी लाइन पे डिवाइड है सेना, तो किसकी कौन सी पार्टी के लोग हैं ये देख रहे होंगे। वहां पर देखिए, हुकूमत जो है, हुकूमत भी परोक्ष रूप से तो सेना के हाथ ओके। में आएगी। तो हो ऑलराइट सकता है उसके कोई जनरल जश्न मनवा रहे हो। ओके, अभी हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश आपका मुल्क नहीं है, लेकिन बांग्लादेश उस मुल्क की बॉर्डर 4000 किलोमीटर आप ही के देश से लगती हुई है, और इसीलिए वहां की हर खबर पर पैनी नजर न्यूज़ 18 इंडिया की रहेगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18।